नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। इसके साथ ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जन समस्याओं के समाधान के लिए सचिव व विभागाध्यक्ष सीएम हेल्पलाइन की नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि शिकायत जिस अधिकारी के स्तर की है उनका समाधान उसी स्तर पर किया जाए। मुख्यमंत्री ने साथ ही निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक में इसका भी विवरण दिया जाए कि जनपदों के प्रभारी सचिव के द्वारा जनपदों में विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए कितनी बैठकों का आयोजन किया गया और किन समस्याओं का समाधान करवाया गया। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर का विरोध कांग्रेस लगातार कर रही है, जिसको लेकर हरिद्वार से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा सहित तमाम बड़े नेताओं ने केदारनाथ बचाओ यात्रा की शुरुआत कर दी, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि कांग्रेस केदारनाथ धाम पर केवल राजनीति कर रही है। ऐसा नहीं है कि पहले बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के नाम पर देशों में कहीं इस नाम का इस्तेमाल ना ही हुआ हो, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब इसको लेकर कठोर फैसला लिया है। अगर इनके नाम से कहीं दुरुपयोग होता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस केदारनाथ धाम के नाम पर केवल राजनीति कर रही है और ऐसा नहीं है कि बद्रीनाथ धाम या केदारनाथ धाम के नाम से देश भर में कहीं अन्य दुरुपयोग न हुआ हो। पहले भी बहुत बार दुरुपयोग हुआ है, लेकिन प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने इस पे कठोर निर्णय लिया है और सरकार ने ये तय किया है कि धामों के नाम से, चाहे वो बद्रीनाथ धाम हो, केदारनाथ धाम हो, गंगोत्री धाम हो, यमुनोत्री धाम हो, इसके नाम से देश में कहीं भी इसका दुरुपयोग नहीं होगा। इसके लिए कैबिनेट ने निर्णय ले लिया है और इसके लिए भी ये प्रावधान किया जा रहा है कि अगर कोई इस प्रकार का दुरुपयोग कहीं होगा तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा सके। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस की भी इस प्रदेश के अंदर सरकार रही है तो वो भी इस निर्णय को कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया। यहां तक कि जब हरीश रावत जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और गणेश गोदियाल जी जब बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष थे, उस समय उनके द्वारा भी बंबई में जाकर के बद्रीनाथ धाम का शिलान्यास किया गया। अपनी कारगुजारियों को तो वो भूल जा रहे हैं और जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनने के बाद पैदा हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां कांग्रेस इस विवाद पर हरिद्वार से केदारनाथ तक की पैदल यात्रा कर रही है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी कांग्रेस पर पलटवार किया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर विशाल गर्ग के द्वारा आज कांग्रेस की बुद्धि शुद्धि के लिए गंगा घाट पर हवन किया गया। इस मौके पर बोलते हुए डॉक्टर विशाल गर्ग ने कहा कि हिंदुओं की आशा का केंद्र बाबा केदारनाथ धाम को लेकर कांग्रेस के द्वारा जिस तरह से झूठा प्रचार किया जा रहा है वो सरासर गलत है। सब जानते हैं कि कांग्रेस ने केदारनाथ में आई आपदा के बाद किस तरह से भ्रष्टाचार किया। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां आदि शंकराचार्य के द्वारा बनाई गई 4 शंकराचार्य पीठों में से 2 पीठ पर विवाद चल रहा है। ज्योतिष पीठ पर जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, स्वामी प्रज्ञानंद, स्वामी वासुदेवानंद दावेदार हैं। वहीं द्वारका पीठ पर भी स्वामी सदानंद दावेदार हैं, मगर इन दोनों ही पीठ को लेकर विवाद चल रहा है। फिलहाल जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के निधन के बाद ज्योतिष पीठ पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, द्वारका पीठ पर सदानंद महाराज आसीन हुए, लेकिन इनके आसीन होने के बाद विवाद का निपटारा हो और ये देखना है कि कौन शंकराचार्य बन सकता है, उसके क्या कुछ नियम है, किस तरह से त्याग करना होगा। इसे लेकर 20 अगस्त को दिल्ली में एक धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है।
देखिए, जब विषय धर्म संसद तभी होती है जब विषय बहुत क्लिष्ट हो जाता है। आपने सुना होगा कि जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के ब्रह्मलीन होने के बाद दोनों पीठों पर जो विवाद शुरू हुआ, और कम से कम एक पीठ पर तो विवाद बहुत दिनों से अनवरत चला रहा है, कई पीढ़ियों से चला रहा है, ब्रह्मानंद जी महाराज के कार्यकाल से ही चला आ रहा है। तो उस समस्या का समाधान कैसे हो, उसका जो विवाद चल रहा है उसका पटाक्षेप कैसे हो, इसको लेकर के सारे जो सन्यासी अखाड़े हैं, चूंकि जो शंकराचार्य का पद है वो सन्यासियों का पद है, तो सारे सन्यासी अखाड़ों को लेकर के आचार्य महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर और जितने भी विद्वत जन है, संत समाज है, आचार्य सभाएं हैं, विद्वत सभाएं हैं, सबको इकट्ठा करके दिल्ली में हम लोग बहुत जल्दी 20 अगस्त को धर्म संसद करने जा रहे हैं। 20 अगस्त, चूंकि अब 15 अगस्त का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, उसके पहले हम कर नहीं सकते हैं, तो 20 अगस्त की तिथि वहां निर्धारित हो गई है। और उस धर्म संसद में तय होगा, चूंकि शंकराचार्य का सर्वोच्च पद है, कोई व्यक्ति, उच्छृंखल व्यक्ति उस पद पे न बैठे, कोई विवादित व्यक्ति उस पद पे न बैठे, कोई व्यक्ति जिसकी मान्यता सर्वमान्य नहीं है वो उस पद पे न बैठे, इसके लिए हम लोग धर्म संसद करेंगे। सबसे आग्रह किया जाएगा पूरे देश भर के लोगों से कि आकर के मिल करके इस समस्या का समाधान करिए। इस बार सावन का कावड़ मेले में नेम प्लेट को लेकर शुरू हुआ बवाल अभी पूरी तरह से थमा ही नहीं था कि हरिद्वार में प्रशासन का एक कदम और चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल पहली बार हरिद्वार प्रशासन ने कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली मस्जिद और मजार को ढकने का काम किया है। कांवड़ के दौरान आर्य नगर के पास इस्लाम नगर की मस्जिद और ऊंचे पुल पर बनी मजार और मस्जिद को पर्दे से ढका गया है, जो स्थानीय लोगों को नागवार गुजर रहा है। हालांकि कांवड़ लेने आए शिव भक्त भी इसे सही नहीं मान रहे हैं। कांवड़ियों का कहना है कि मस्जिदों को पर्दों से ढके या नहीं ढके उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि मस्जिदों के लोग इसे प्रशासन की सोच बताकर कुछ भी खुलकर बोलने से कतरा रहे हैं। कांवड़ मेला 2024 शुरू से ही एक तरह से विवादों की बात करें वो जुड़ा रहा है, चाहे दुकानों पर नाम लिखने और उसके बाद ना लिखने की बात हो। अब एक नया विवाद हरिद्वार में देखा गया है। विवाद क्या है? विवाद मेरे पीछे आप देख सकते हैं, एक मस्जिद है, जिस तरह से मस्जिद के आगे पहली बार कई सालों में ये पर्दा लगाया गया है। हालांकि क्या किसी को आपत्ति है और क्या नहीं है, इस पर स्थानीय लोग क्या कहते हैं। इस मस्जिद के ही साथ जुड़े हुए कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे कि ये किस तरह का आपने जिस तरह से देखा है, क्या ये पहली बार लगा है? कितने सालों से आप यहाँ पर हैं? ये हम तो यहाँ सन 65 की पैदाइश है जी, और शुरू से देखते आ रहे हैं, ये पहली मर्तबा लगा। और इसके लगने से ये अतिक्रमण के लिए जो अतिक्रमण हटते फिर रहे उसको और अतिक्रमण कर दिया, यानी कि रोड और यहाँ तंग हो गए। और कावड़िया जो चल रहा है, एक तरफ कावड़ी चल रहा है, एक तरफ ट्रैफिक चल रहा, उसमें भी दिक्कतें आ रही। चलो, क्या कभी आपने देखा कि आपकी किसी दुकानदार को कभी दिक्कत आई हो? ना, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। क्या भोले को यहाँ पर निकलने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई, सब स्वागत करते हैं। इस बार पर्दे लगने से क्या परेशानी देखने को आ रही है? परेशानी तो यही कि रास्ते में तंग आ रहा है और हमें तो कोई परेशानी है नहीं। दुकानदारी में किस तरह से? दुकानदारी तो देखो इधर फिर है ही नहीं, पर्दा नहीं, जब बोलना होगा तो फिर दुकानदारी कहाँ से होगी। हमारे साथ कुछ भोले भी हैं, अगर हम देखते हैं, बात करेंगे कि किस तरह से वो देखते हैं। आप पहली बार आए हैं हरिद्वार? कितनी बार? मैं तो 5-7। आपने ये पर्दा पहली बार देखा इस तरह से मस्जिदों के बाहर? मैं टोकन नहीं देखा, पहली बार आई। तो क्या मानते हैं कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, कोई, या आपकी भक्ति में कोई अंतर? मान कोई दिक्कत नहीं से एक समान होगी तो मन की काम होगी। तो जिस तरह से भोलों का मानना है कि उनको किस तरह की कोई वैसे दिक्कत नहीं है, पर्दा हो या ना हो वो अपनी भक्ति में यहाँ से आगे बढ़ते चले जाएंगे। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। बुलेटिन में फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। उत्तराखंड की एक ऐसी फिल्म जिसको दर्शक दशकों तक याद रखेंगे। खास बात यह है कि गढ़वाली बोली भाषा में बनाई गई असगार फिल्म की ज्यादातर शूटिंग जौनसार बावर के नगेऊ गांव में हुई है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता की भूमिका में जौनसार बावर के फटेऊ गांव के अभिनव चौहान हैं। आपको बता दें कि फिल्म में मुख्य अभिनेता के तौर पर अभिनव का अभिनय दूसरे कलाकारों ने बहुत ही मार्मिक प्रदर्शन किया है। वहीं असगार फिल्म आधुनिकता और पौराणिक मान्यताओं का समावेश है। अभिनेता अभिनव चौहान से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभय क्याथुरा ने। उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, सिर्फ एक जरूरत थी एक मंच प्रदान करने की, और वो अब
मिलने लगा है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत है जो इस समय उत्तराखंड के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ है अभिनव चौहान जी, जिन्होंने हिंदी मूवी में भी काम करा और आज उत्तराखंड के उन मुद्दों पर एक मूवी जो असरगार है उस पर भी उन्होंने अपना अभिनव दिया है और उनका अभिनय इस समय जो जनता को पसंद आ रहा है, सभी लोगों के इस समय चहेते बनते नजर आ रहे हैं। आज आप उनसे सीधे बातचीत करेंगे अभिनव चौहान से कि किस तरह की ये मूवी है और किस तरह का उन्होंने ये अभिनय यहाँ पे किया और क्या कुछ इस मूवी में खास है। अभिनव जी, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आपने इस मूवी का जब सिलेक्शन किया तो क्या कुछ आपने देखा? आप जौनसार से रहने वाले, खासतौर पर उसी क्षेत्र, क्या कुछ उसमें उन चीज़ों को आपने दस्ताने की? सबसे पहले जब मुझे डायरेक्टर जी ने स्टोरी सुनाई तो मैंने नोटिस किया कि ये हमारे कल्चर से बहुत ही मतलब रिलेटेड है। तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि मैं यूथ को थोड़ा सा प्रेरित कर पाऊँ, ताकि मतलब वो लोग भी अपने कल्चर से जुड़े रहें और इस फिल्म को देखेंगे तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा कि भाई क्या कहते हैं उनका जो क्या कहते हैं कल्चर है वो इतना रिच कल्चर है। जौनसार के कल्चर को तो लोग ऐसे भी अतिथि देव के उसमें देखते हैं कि यहाँ का जो अतिथि भाव सत्कार है वो सभी लोगों को पसंद भी आता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं या कुछ ऐसी रूढ़िवादिता परंपराएं जो थी जो लोगों के मन में बड़ा संकोच पैदा करती थी। आपने इस मूवी में उन सब चीज़ों को उजागर करने की कोशिश करी कि वो सब चीज़ें नहीं है, आप उसे पॉजिटिव वे में देख सकते हैं, अच्छी नज़र से देख सकते हैं। तो क्या कुछ रहा उसमें? सर इसमें जैसे ये जो स्टोरी है, फिल्म की स्टोरी, ये एक ऐसी है कि एक लड़का होता है, शहरी लड़का, वो एक गांव में जाता है लेकिन वो गांव के रीति रिवाजों को नहीं मानता। तो कैसे धीरे धीरे उसका जो ये भ्रम है ये टूटता रहता है, वो इस फिल्म में हमने दर्शाया। मतलब जैसे कि आजकल की जो यंग जनरेशन है मेनली, तो वो देवी देवताओं में थोड़ा कम मानते हैं और मतलब जो मतलब चीज़ें हैं हमारे जो पहाड़ों में चलती हैं उनमें बहुत ही कम मानते हैं। तो इस फिल्म के द्वारा हमने ये मतलब प्रूफ कर दिया एकदम कि जो पहाड़ों की रीति रिवाज हैं, जो वहाँ पे जो देवी देवताओं को जो वास है वो होता है और वो कोई मतलब इसमें कोई झूठ नहीं होता। अच्छा, इस मूवी में आपने सबसे बड़ी चीज़ है कि उस गांव में आपने कहा, जिन गांव में आप रहे हैं, चीज़ों को बारीकी से आपने देखा है, मूवी में उसे आपने बहुत अच्छी तरीके से दर्शाने की कोशिश करी। तो क्या कुछ कहेंगे कि आने वाले लोग या जो इस तरह की फील्ड में आना चाहते हैं वो अपने उस कल्चर को भी देखें और वहाँ पर उस जो वहाँ के नैसर्गिक सुंदरता उसको भी पहचाने, ताकि वहाँ पर भी फिल्मों का विकास हो सके, लोग उस ओर जा सकें? सर आई थिंक ऑलरेडी जो मुंबई से जो लोग हैं वो यहाँ पे आके फिल्में बना ही रहे हैं, उत्तराखंड की जो खूबसूरती है उसको दिखाई रहे हैं। तो हाँ, तो मुझे लगता है ये जो असगार फिल्म बनी है इससे मुझे लगता है और ज़्यादा लोग मुंबई से यहाँ पे आने वाले हैं और यहाँ पे जो उत्तराखंड की खूबसूरती है, उनका जो कल्चर है उसको मतलब अडॉप्ट करने वाले हैं। अभिनव जी, अभी तक सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि आपने दूसरी मूवी में काम किया, लेकिन पहली बार अपनी मूवी में आप काम एक अभिनेता के तौर पर, तो लोगों के लिए तो आप एक इसमें कह सकते हैं सबसे चहेते आप बने हैं। क्षेत्र में जाते हैं तो लोग क्या कुछ कहते हैं या आपसे कुछ चीज़ें पूछते हैं कि हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे इन चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हैं? सर मेरा हमेशा से यही रहा है और मेरे जो पिताजी हैं उन्होंने भी यही बोला कि जो सबसे पहली फिल्म तुम करोगे जो पर्दे पे लगनी चाहिए वो एक उत्तराखंडी फिल्म ही होनी चाहिए, क्योंकि जब तक तुम अपने लोगों से ही नहीं जुड़ोगे तब तक कुछ फायदा ही नहीं है, मतलब जीने का कोई फायदा ही नहीं है। तो हाँ, जब भी मैं अपने क्षेत्र में भी जाता हूँ तो वहाँ पे भी लोग मुझे बहुत ही लाइक क्या कहते हैं रिस्पेक्ट करते हैं मेरे को बहुत ही पूछते रहते हैं कि हम भी कैसे करें। तो मैं उनको बताता हूँ चीज़ें कि भाई बहुत ही मेहनत का काम होता है, मेहनत करते रहो और एक न एक दिन आप भी वहाँ पे पहुँच ही जाएंगे। जो युवा उनके लिए क्या कुछ मैसेज आप देंगे कि यहाँ पर अपनी चीज़ों को अडॉप्ट करें, क्योंकि अब लोग बाहर की तरफ ज़्यादा रुख कर रहे हैं? सर युवाओं के लिए तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि ज़्यादातर समय जो है वो जो आप चीज़ें अपना काम है उसमें क्या कहते हैं इन्वेस्ट करें, अपना जो टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट ना करें, क्योंकि ये जो यूथ का टाइम होता है ये 20 से 30 साल का ही होता है और ये बहुत जल्दी निकल जाता है आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो। और हाँ, अगर आप लोग उत्तराखंड के हैं तो कोशिश करें कि जो अपना कल्चर है उसमें प्राइड लें, क्योंकि मैं देखता हूँ अक्सर लोग जो है ना मतलब उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं करते कि भाई हम गढ़वाली हैं, हम पहाड़ी हैं, बाहर जाके बहुत ही कूल बनने का ट्राई करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कूल बनना इसमें है कि आप बहुत ही गर्व से बोलें कि भाई हाँ मैं एक जौनसारी हूँ, मैं एक गढ़वाली हूँ, रादर देन आप इसको नकार रहे हैं। तो हाँ, ये मैं बोलना चाहता हूँ। आने वाले समय में आपकी एक और मूवी भी आ रही है, तो क्या कुछ कहेंगे लोगों को, कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में हल्के से, ताकि उसके लिए भी लोग उत्साहित रहे? जी ओके, तो इस साल के अंत में एक फिल्म और आने वाली है, वो जौनसार बावर की सबसे पहली फीचर फिल्म होगी। उस फिल्म का नाम है मेरे गांव की बाट। तो हाँ,
मैं फिलहाल तो इतना ही बताना चाहूँगा, मतलब वो जब पूरी एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जाएगा उसके लिए। बट हाँ, तो जॉनसार की सबसे पहली फीचर फिल्म बन रही है मेरे गांव की बाट, ऑलमोस्ट बन चुकी है, शूटिंग हो चुकी है, बस पर्दे पे आनी बाकी है। थैंक यू अविनाश बातचीत करने के लिए। ये अभिनव चौहान जी थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी तक की जो कोशिश रही है वो यही है कि पढ़ाई या दूसरा अभिनय के साथ साथ में अपनी जो संस्कृति है उस संस्कृति को भी पर्दे पर उभारा जा सके, उकेरा जा सके। और ये असगार मूवी या फिर जो इनके आने वाले बात करेंगे अगली खबर को लेकर। कोटद्वार नगर निगम के मालवीय उद्यान के पीछे की तरफ का पुश्ता गिर जाने से आसपास रहने वालों को जान माल का डर सताने लगा है। आज दोपहर हुई तेज बारिश में पुश्ता धराशायी हो गया। गनीमत रही कि उस वक्त बाहर कोई मौजूद नहीं था। हालांकि 2-3 परिवार अभी कुछ दिन पहले ही वहां दूसरी जगह शिफ्ट हुए। पुश्ता गिरने के बाद आसपास के घरों पर भी खतरा मंडराने लगा है। विश्वविख्यात एडवर्ड जेम्स जिम कॉर्बेट ने उत्तराखंड के लोगों को बचाने के लिए 33 नरभक्षी जानवरों को मार डाला है। बाद में वन्यजीव संरक्षक बन गए। उस महान शिकारी की आज 149वीं जयंती है, जिसको कॉर्बेट अधिकारियों, कॉर्बेट से जुड़े कारोबारी, व्यवसायी व छोटी हल्द्वानी के लोग धूमधाम से मना रहे हैं। कॉर्बेट ग्राम विकास समिति के सचिव ने कहा है कि जिम कॉर्बेट ने इस पार्क में बहुत बड़ा योगदान दिया। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के साथ ये पार्क पर्यटन के क्षेत्र में राजस्व उत्पन्न करने का भी काम करता है। देखिए, जिम कॉर्बेट, जिनको जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट या प्यार से हमारे यहाँ कुमाऊं में गोरा साधु कहा जाता था, उनका 149वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। और ये हम लोगों के लिए हर्ष की बात है कि वो हमारे आसपास रहे और उनकी जो स्मृतियां हैं वो हमारे आसपास शेष हैं। तो हमारे लिए एक पर्व की तरह होता है। जिम कॉर्बेट का जन्म दिवस हर वर्ष 25 जुलाई को मनाया जाता है धूमधाम से, चाहे वो काला ढूंगी हो चाहे कॉर्बेट हो, क्योंकि इस क्षेत्र से काफी विशेष लगाव था उनका। और साथ ही साथ उन्होंने जो योगदान यहाँ के लिए किया, जिसका कि आज तक हम लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। जो विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसको आज जाना जाता है, वो ब्रिटिश टाइम में बनाया गया था। और उसके पीछे एकमात्र जो सबसे बड़ी फोर्स थी वो थी जिम कॉर्बेट। हालांकि शुरू में शिकारी थे, बाद में उन्होंने संरक्षण का कार्य किया। और केवल एक वो शिकारी या संरक्षणवादी नहीं थे, बेहतरीन व्यक्तित्व के स्वामी थे और काफी गरीब परिवार से आते थे। उसके बावजूद स्थानीय लोगों की मदद के लिए आगे रहते थे। जो काम उन्होंने किया, आज उसकी वजह से यहाँ पर जो कॉर्बेट है उसके आसपास रामनगर शहर हो या नैनीताल हो, काफी रोजगार के साधन उपलब्ध हो रहे हैं। और दूरदर्शी सोच के व्यक्ति थे। अगर उन्होंने 1936 में इस पार्क को बनाया ना होता तो शायद आज न इतने बाघ होते यहाँ पर, न ही इतने लोग यहाँ से रोजगार पा रहे हैं। देखिए, आज जिम कॉर्बेट महोदय की जयंती मनाई जा रही है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत। इसमें आज सुबह में हमने धनगढ़ी स्थित इंटरप्रिटेशन सेंटर में कॉर्बेट की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया है। वहां पे GIC ढिकुली के बच्चे आके उनका म्यूजियम का विजिट कराया गया है और जन जागरूकता एक वार्ता की गई है। इसी क्रम में कालागढ़ हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, वहां भी प्रशिक्षु वन दरोगाओं के माध्यम से जिम कॉर्बेट की प्रतिमा पे माल्यार्पण किया गया है और जन जागरूकता, मानव वन्य संघर्ष और जिम कॉर्बेट के जीवन पे विस्तार से चर्चाएं की गई हैं। और तीसरा एक जिम कॉर्बेट संग्रहालय है कालाढूंगी में, तो वहां भी इसी तरीके के कार्यक्रम किए गए। देखिए, आज जिम कॉर्बेट साहब का 149वां जन्म दिवस हम मना रहे हैं। तो कॉर्बेट ग्राम विकास समिति, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और समस्त ग्रामवासी मिलकर इसको हम हर साल मनाते हैं, तो इस बार भी हम मना रहे हैं। तो जिम कॉर्बेट एक बड़े शिकारी हुआ करते थे। शिकारी होने के साथ साथ वो अच्छे इंसान भी थे। तो उनके द्वारा बनाई गई बहुत सारी हेरिटेज यहाँ पे आज भी मौजूद है। ये इनका घर है जो आप देख रहे हैं। इसके अलावा उनका विलेज है यहाँ पे छोटी हल्द्वानी, जहाँ पे उनके द्वारा बनाई गई चौपाल है, मोती हाउस है, एक वॉल है। इसके अलावा यहाँ पे एक कैनाल है जहाँ पे जो है वो फोटोग्राफी किया करते थे। सारी लेगेसी हमारे पास है। तो जिम कॉर्बेट ने 6 बुक लिखी हुई, 6 किताबें लिखी हुई हैं, जिसमें उन्होंने यहाँ की कहानियां लिखी हुई हैं, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के जंगल के बारे में, यहाँ के वाइल्ड लाइफ के बारे में। उसको पढ़ के लोग देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो उससे हम स्थानीय लोगों को यहाँ पर रोजगार भी मिला हुआ है। तो यहाँ पे लोग एज ए नेचर गाइड यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर होम स्टे लोग चला रहे हैं, सोविनियर का काम कर रहे हैं। तो सारे लोगों को यहाँ पे जिम कॉर्बेट के नाम से जो है काफी यहाँ पे लोगों को रोजगार मिला हुआ है। विकासनगर में जन संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी भी मौजूद रहे। जन संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों को खनिज भरे वाहन की आवाजाही से हो रही परेशानी, सड़कों की मरम्मत समेत SDM से मांग की है, जिसके बाद उप जिलाधिकारी ने मौका मुआयना करने का आश्वासन दिया।
डेंगू से मौत के मामले में पिछले साल कोटद्वार खासा सुर्खियों में बना रहा। कोटद्वार में डेंगू के सैकड़ों मामले सामने आए थे और दर्जनों लोग मौत के घाट भी चले गए थे। ऐसे में इस साल भी कोटद्वार डेंगू का एपिसेंटर ना बन जाए, इसलिए स्वास्थ्य विभाग अभी से चौकन्ना है। हाल ही में डीएम पौड़ी ने डेंगू की रोकथाम के लिए नगर निगम को लेकर स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए, जिसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने भी बेस अस्पताल का निरीक्षण कर डेंगू के इलाज को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो मैं डेंगू की तैयारी के संबंध में आया था, क्योंकि अभी सीजन भी हमारा आ रहा है, तो मैंने बेस चिकित्सालय जो है हमारा वहाँ का सबसे पहले निरीक्षण किया है और तैयारियों का जायजा लिया, जो भी हमारी डेंगू से संबंधित तैयारी है और वहाँ की मीटिंग भी की है। तो जो भी मेरे द्वारा वहाँ निर्देश यही दिए गए हैं कि भाई अगर कोई भी मरीज बुखार का आता है उसके जो है जाँच की जाए। तो लकीली अभी तक हमारे यहाँ जाँच में कोई भी पॉजिटिव नहीं निकला है कार्ड टेस्ट में, इसलिए अभी एलर्जा भी नहीं लगा। वैसे चिकित्सालय की तैयारी पूरी है। 20 बेड अभी हमारे जो है मच्छरदानी सहित हमने तैयार कर रखे हैं और हम उसको आवश्यकता पड़ने 50 तक भी कर सकते हैं। दवाइयों की हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में है, कार्ड टेस्ट हमारे यहाँ पूरे हैं। एलाइजा के लिए भी हमने मशीन जो है दोबारा से फिर कैलिब्रेट करा दी है और आज की तारीख में अगर जो है ब्लड के कंपोनेंट हैं उनकी भी बात करें तो हमारी पूरी तैयारी मशीन हमारी बिल्कुल ठीक स्थिति में है। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।